एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस 7th बी पेपर इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट्स यूनिट 3 में आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है मानवीय अधिकार, जिसे ह्यूमन राइट्स कहा जाता है इंग्लिश में। जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकार मानवीय व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। मानव के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकारों की व्यवस्था अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि इन अधिकारों के द्वारा ही व्यक्ति अपने कार्य स्वतंत्रता पूर्वक और सकारात्मक रूप से कर सकता है। व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक, नैतिक और अन्य प्रकार की शक्तियों का पूर्ण विकास अधिकारों के माध्यम से ही कर सकता है। इसीलिए लॉस्की जो विचारक हैं उनका ये मानना है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इसी तरह से बौसाकी का भी ये मानना है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तो अधिकार इन सभी दृष्टिकोणों से अत्यंत आवश्यक हैं और अधिकारों को हम सामाजिक आधार पर कल्याणकारी रूप में, लोकहित पर आधारित, राज्य के संरक्षण पर आधारित और पूरे विश्व भर में सर्वव्यापक आधार पर पहचान कर सकते हैं कि वो अधिकार मानवीय अधिकार हैं या नहीं। अधिकारों से संबंधित विभिन्न सिद्धांत प्रचलित रहे हैं, जैसे अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, वैधानिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत। कुछ ने इसको समाज कल्याण सिद्धांत पर आधारित माना है, और आदर्शवादी और व्यक्तिवादी सिद्धांत। इन विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर मानवीय अधिकारों की अलग अलग तरह से व्याख्या होती रही है। मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा यूएनओ के द्वारा की गई और जिसकी आर्थिक सामाजिक परिषद को ये दायित्व सौंपा गया था कि मानवीय अधिकारों के लिए वो योजना प्रस्तुत करे। परिषद की जो अध्यक्षता है वो एलेनोर रूजवेल्ट ने की और उनकी अध्यक्षता में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ की महासभा ने निर्विरोध इसको स्वीकार किया और मानव अधिकार आयोग के द्वारा निर्मित और महासभा द्वारा स्वीकृत अधिकार पत्र को ही मानव अधिकारों की सार्वलौकिक या विश्वव्यापी घोषणा के नाम से जाना जाता है। ये घोषणा जिसमें प्रस्तावना में लिखा है कि मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान और अधिकारों पर बल दिया जाएगा। 10 दिसंबर का दिन पूरे विश्व भर में मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी घोषणा में 30 विभिन्न प्रकार के विषयों को लेकर धाराएं हैं, जिसमें मानव के अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो सारे विश्व भर के मानव से संबंधित अधिकार हैं। मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के बावजूद भी ये देखा गया है कि मानव अधिकारों के प्रसंग में विश्व के अधिकांश देशों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। लोकतांत्रिक देश अमेरिका, ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों की संकुचित व्याख्या करते हुए असीमित शोषण का मार्ग अपना रहे हैं। इसी तरह अमेरिका नव उपनिवेशवादी नीतियां अपनाते हुए मानव अधिकारों का उल्लंघन करता रहा है। साम्यवादी देशों में तो मानव अधिकारों की धारणा दूसरी तरह की है, जो लोकतंत्र में उनकी रक्षा से तालमेल नहीं खाती है। साम्यवादी देशों में मानव अधिकारों की यथार्थता को नकारा नहीं जा सकता। अफ्रीका और एशिया और लैटिन अमेरिकी देशों में अधिकांश देशों में तानाशाही शासन है और वहाँ भी जो सरकार हैं, शासक हैं, वो मानव अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं करते। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई ताकि विश्व में मानव अधिकारों को स्थापित किया जा सके और इनकी रक्षा की जा सके।
ये संगठन भी पूरी तरह से अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल नहीं रहा है, क्योंकि पूरे विश्व भर में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। इस संबंध में 32 सदस्यीय आयोग का मत है कि इजराइल, दक्षिणी अफ्रीका और चिले जैसे देश जहां यातना देने, विरोधियों को कुचलने, राजनीतिक शत्रुओं को बंदी बनाने की नीति पर लगातार चल रहे हैं, और इसके साथ ही ईरान, इंडोनेशिया आदि देशों में राजनीतिक गतिविधियों के कारण हत्या और शारीरिक यातनाओं जैसी स्थितियां हैं। इन सब आधारों पर मानव अधिकारों का हनन यथार्थ रूप में विश्व भर में देखा जा सकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संगठन है मानवाधिकार के संबंध में, उसने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके अनुसार विश्व के, ये रिपोर्ट 1992 में की गई थी, और जिसमें 120 देशों में ये माना गया है कि मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। कुछ देशों में राजनीतिक बंदियों को बिजली के झटके देकर यातना दी जाती है, कहीं पे कोड़े लगाने, हाथ काटने जैसे अमानवीय दंड भी दिए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट ये बताती है कि मानव अधिकारों का हनन पूरे विश्व भर में हो रहा है, और इसीलिए इस तरह के अधिकारों की यथार्थ स्थिति बड़ी दयनीय है। मानव अधिकारों के संबंध में विभिन्न प्रकार के संगठनों को स्थापित किया गया है समय समय पर, जिसमें प्रमुख रूप से हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन, और हम देखेंगे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से संगठन अब तक काम कर रहे हैं। मानव अधिकारों की रक्षा में सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी, गैर सरकारी कई संगठन काम कर रहे हैं, और ये एक आशा की किरण भी है, जिससे कि विश्व भर में मानव अधिकारों को स्थापित किया जा सके। विश्व के हर जगह पे बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनेताओं के द्वारा सक्रियता का परिचय दिया गया है। कुछ गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने बहुत अधिक बढ़ चढ़ के काम किया है, जैसे 1942 में स्थापित हुआ इंटरनेशनल लीग फॉर ह्यूमन राइट्स, 1952 में स्थापित इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट, 1961 का एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये वो संगठन है जो निरंतर कार्यरत है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां, वर्किंग ग्रुप ऑफ द कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मॉस्को ह्यूमन राइट्स कमेटी, द पॉलिटिकल कमीशन ऑफ जस्टिस एंड पीस, और द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। यह ऐसे कई गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो निरंतर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यरत हैं। इनके द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है कि विश्व में मानव अधिकारों की स्थिति क्या है। समाचार पत्र, पत्रिकाओं, शोध पत्रिकाओं इत्यादि से ये सारी सूचनाएं एकत्र करते हैं, जानकारियों का सत्यापन करते हैं, उन देशों की यात्रा करते हैं, और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वहाँ पर सुधार की कितनी आवश्यकता है। उसके बाद विश्व जनमत को और उस देश के जनता को भी जहाँ मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, वहाँ मानव अधिकारों की रक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि इन संगठनों की अपनी कुछ कमियां और असफलताएं भी हैं, क्योंकि ये कुछ ही देशों में अपनी शाखाएं स्थापित कर पाए हैं। मानव अधिकारों के हनन की घटनाएं अधिक हैं, खासकर तृतीय विश्व के देशों में, जैसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में। यहाँ पर इन अधिकारों का हनन अधिक है। इन देशों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की शाखाएं भी कम हैं और सदस्य संख्या भी कम है, और कुछ विशिष्ट वर्ग से ही ये संगठन जुड़े हुए हैं, और इन संगठनों का झुकाव पश्चिमी देशों, उदारवादी विचारधारा की ओर अधिक है, और इस स्थिति में भी इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं और कुछ देश इससे नहीं जुड़ पाते।
मानव अधिकारों की दिशा में इन संगठनों ने अपना अत्यधिक योगदान दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में वो कौन से राष्ट्रीय संगठन हैं जो मानव अधिकारों के लिए निरंतर कार्यरत हैं। इसमें यदि हम देखें तो भारत में इस दिशा में जो सक्रिय संगठन है उनमें से एक है PUCL यानी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। एक इसमें प्रमुख संगठन है PUDR पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। इसके साथ ही बंधुआ मुक्ति मोर्चा, ये भारत में हाल ही के कुछ वर्षों में स्थापित हुआ है और इसने कुछ कदम उठाए हैं मानव अधिकारों को लेके। 1993 में स्थापित हुआ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके साथ ही ये व्यवस्था की गई कि राज्य स्तर पर मानव अधिकार स्थापित हों और राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर मानव अधिकार न्यायालयों की भी स्थापना की गई है। मानव अधिकार आयोग और न्यायालयों की इस व्यवस्था को सरकारी और गैर सरकारी व्यवस्था का मिला जुला रूप दिया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 1994 के प्रारंभ से ही मानव अधिकारों की रक्षा के लिए सजगता का परिचय दिया है। मानव अधिकारों की रक्षा के प्रसंग में गैर सरकारी संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ही अधिक अपेक्षा की जाती रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कार्य करते हुए राष्ट्रीय सरकारों का ध्यान अपने राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित रहता है और उनसे इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि वो मानव अधिकारों का हनन होने पर मित्र देश या साझा हित वाले देश की आलोचना करेंगे या इसमें निष्पक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई देश ऐसे साहस का परिचय देता है जो उसके इस कार्य को दूसरे देश की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप बताता है तो उसकी आलोचना भी होती है और गैर सरकारी संगठन पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर निष्पक्षता के साथ कार्य कर सकते हैं। इस संबंध में यदि हम देखें तो ये निरंतर कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के गैर सरकारी संगठनों की निरंतर सक्रियता बढ़ी है। इन संगठनों ने जन जागरूकता का कार्य किया है और कुछ स्थिति अब धीरे धीरे आशाजनक बन रही है। इसके साथ ही अगर हम इन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के अतिरिक्त देखें तो कुछ अन्य भी व्यवस्थाएं मानव अधिकारों को लेकर की गई हैं। जैसे 25 जून 1993 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक मानवाधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन, जिसमें 170 से अधिक देशों ने और 3000 गैर सरकारी संगठन और बड़ी संख्या में आमंत्रित और पर्यवेक्षक व्यक्तियों ने भाग लिया। इसमें वियना घोषणा के नाम से इसको जाना गया, जिसमें लोकतंत्र, विकास, मानवाधिकार, परस्पर संबद्ध अवधारणाएं और आदर्श, मानव जाति को एक होकर इन आदर्शों की दिशा में कार्य करना है, इस तरह की बातों का आह्वान किया गया। साथ ही आतंकवाद का सामना करने के उपाय पर चर्चा हुई। ये भी अपील की गई कि विश्वव्यापी स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए मानवाधिकार दशक मनाया जाए और एक मानवाधिकार उच्चायुक्त की पद की भी व्यवस्था इसके द्वारा की गई। मानवाधिकार उच्चायुक्त पद की व्यवस्था 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव के द्वारा की और इस पद को सृजित किया। इसकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा महासभा के अनुमोदन से होती है। 4 वर्ष का कार्यकाल होता है और उच्चायुक्त की मुख्य भूमिका सारी दुनिया में हो रहे मानव अधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए की गई है। इसमें महासभा भी हस्तक्षेप कर सकती है और कुछ बुनियादी स्वतंत्रता और अधिकारों को कम भी किया जा सकता है। मानव अधिकार उच्चायुक्त अपने पद से जुड़ी अपेक्षाओं को किस सीमा तक पूरा कर पाता है, ये उसके कार्यों पर निर्भर करता है। भविष्य में जब विश्व के विभिन्न देश, खासकर विकासशील देश
और वहाँ के नागरिकों में मानव अधिकारों के संबंध में चेतना और जागृति जब विकसित होगी तो मानव अधिकारों की रक्षा भी अच्छे रूप में हो सकती है और इसको सफल बनाया जा सकता है। अधिकारों के प्रसंग में विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया गया है, लेकिन इन सिद्धांतों की तुलना में मानव अधिकारों के संबंध में दो प्रमुख दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हमेशा से रहे हैं। एक तो उदारवादी दृष्टिकोण और दूसरा मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो ये हमने देखा आज कि किस तरह से विभिन्न संगठन पूरे विश्व स्तर पर मानव अधिकारों की स्थापना, इनकी रक्षा और इनके विकास में निरंतर प्रयासरत हैं, कार्यरत हैं।